तो वहाँ आना जाना रहता था और तभी से लगभग 90 और 89 से मैं इस विचारधारा को समझ रहा हूँ और जान रहा हूँ और उसमें जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ देश के अंदर जो है गधों की गिनती हो रही है, घोड़ों की गिनती हो रही है, जलीय जानवरों की गिनती हो रही है, मगरमच्छों की गिनती होती है, उड़ने वाले जानवर उनकी होती है, धरती पर चलने वाले जानवरों की होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है। आती है उन लोगों के ऊपर, ये कहते हैं कि जाति जनगणना होने से जातियों का बंटवारा होगा। अरे ये बताओ कि बंटवारा तो ऑलरेडी हो चुका है, हमें बंटवारा विरासत में मिला है, तो ये मांग करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को अजीब लगे, मैं तो ये कहता हूँ कि ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन पूना पैक्ट से मिला है और पूना पैक्ट की जो औलादें हैं वो जो है समाज के लिए भला नहीं कर। ओबीसी का नारा है 52 भाग हमारा, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। मान्यवर साहब काशीराम जी ने भी और तमाम ओबीसी के नेताओं ने इन्हीं सब क्रांतिकारी नारों के साथ ओबीसी समाज के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी। आज पुणे यही नारे आज ओबीसी महासभा के लिए एक क्रांतिकारी नारे के रूप में उभरते हुए आज उनके हक अधिकारों के लिए बुलंद हो रहे हैं। ओबीसी महासभा अपने हक अधिकारों के लिए लगातार संघर्षरत है और इसी बीच हमारे कुछ खास मुद्दों पर बात करने के लिए ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय केंद्र प्रभारी आदरणीय लक्ष्मण सिंह गुर्जर जी हैं। इनसे जानेंगे कुछ खास मुद्दों पे। तो आइए चलते हैं और चलते चलते इनसे जानते हैं। तो सर पहले आपका परिचय हो जाए, परिचय पूरा, कब आप ओबीसी आंदोलन से जुड़े और कब प्रेरित हुए? मैं ओबीसी लक्ष्मण सिंह गुर्जर, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय केंद्र प्रभारी हूँ और ओबीसी महासभा से सन 2016 से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैंने ये संगठन से जुड़ा हूँ। और बाकी विचारधारा की बात है तो मैं बचपन से ही, क्योंकि 90 और 89 में हमारे यहाँ विचारधारा हमारे गांव में यहाँ पहुँच चुकी थी, तो वहाँ पर हमारे घर पे जो है मिशनरी लोगों का आना जाना रहता था। मेरे भाई साहब वो वहाँ पर थे, जो मिशन से जुड़े हुए थे, तो वहाँ आना जाना रहता था और तभी से लगभग 90 और 89 से मैं इस विचारधारा को समझ रहा हूँ और जान रहा हूँ और उसमें जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो सर आगे का सवाल है कि अभी जो भोपाल में सीएम हाउस का घेराव हुआ 28 जुलाई को, तो सर वो आंदोलन उसके क्या कारण थे उस आंदोलन करने के, और क्या कुछ उसमें खास उपलब्धि पाई ओबीसी महासभा? इस कारण यही था कि जैसे आपने अभी शुरुआत की थी कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, तो एक और नारा मान्यवर साहब ने दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी और उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जो कि पिछड़ा वर्ग जो जनसंख्या में इस देश में आधी आबादी से ज़्यादा है, 1931 की जनगणना के अनुसार 52% है और आज की डेट में मैं कहूँ तो ये लगभग हम लोग 56% बैठता है ये, तो उसको मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ 14% प्रतिनिधित्व मिल रहा है सरकारी कागज़ों में, और वैसे आंकड़ों में देखें तो वो 14 भी नहीं है, 5 या 6% के आसपास है। इसलिए हम लोग को संख्या के अनुपात में जो हमारा आरक्षण तो दूर की बात है, जो मंडल के द्वारा जो 27% मिला था पूरे देश में, वह भी जो नहीं मिल रहा था। तो वो 27% आरक्षण को लागू करवाने के लिए हम लोग वहाँ 28 जुलाई को भोपाल में गए थे। अम्बेडकर जयंती पार्क पर हम लोगों ने वहाँ पर धरना दिया था और मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करने के लिए गए थे और वहाँ पर हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो ये आंदोलन काफ़ी सफल रहा था और उसका नतीजा है कि आज कल नोटिफिकेशन जारी हो गया और 27% सरकार ने दे दिया है। जी बिल्कुल। तो सर आज देश में जातीय जनगणना मुद्दा बढ़ा है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है कि जातीय जनगणना क्यों जरूरी है और इसके क्या लाभ है? जातीय जनगणना बहुत आवश्यक है। लास्ट जो जातीय जनगणना इस देश के अंदर हुई थी, हम लोग कहते थे कि हम लोग उस समय अंग्रेज़ों के गुलाम थे और अंग्रेज़ों की जो ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी, तो उन्होंने वो लगातार 1881 से लेकर के और 1931 तक लगातार जनगणना कराई थी। लेकिन 1931 के बाद जनगणना हुई, उसके बाद से इस देश के अंदर जातीय आंकड़े जारी नहीं किए गए, ना कोई जनगणना की गई। 41 में जनगणना हुई लेकिन 42 में सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, उस वजह से उसके आंकड़े नहीं आए। तो इसीलिए तब से लेकर के सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। हमारा सवाल ये है कि इस देश के अंदर उसके बाद से लगातार SC ST की जनगणना होती है और चूँकि आरक्षित वर्ग ओबीसी भी है, तो ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं होती है? यहाँ देश के अंदर जो है गधों की गिनती हो रही है, घोड़ों की गिनती हो रही है, जलीय जानवरों की गिनती हो रही है, मगरमच्छों की गिनती होती है, उड़ने वाले जानवर उनकी होती है, धरती पर चलने वाले जानवरों की होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है।
हैं। और इवन पिछली बार से तो आंकड़े आ रहे हैं, ट्रांसजेंडर की भी गिनती होती है, हिजड़ों की गिनती हो रही है, लेकिन पिछड़ों की गिनती इस देश के अंदर नहीं हो रही है। इसलिए हमारी ये मांग है कि आप पिछड़ों की जो है गिनती करिए। जब आपके पास गिनती का आंकड़ा ही नहीं है, तो ऊपर से जो लोग जो योजनाएं आती हैं, सरकार का जो फंड आता है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि किन लोगों के ऊपर खर्च होता है, कहाँ जाता है। हम ये जानना चाहते हैं कौन से लोग हैं जिस देश के अंदर भीख मांग रहे हैं, कौन लोग हैं जो रोड पे घूम रहे हैं, कौन लोग हैं जो है जो बेरोजगार हैं, कौन लोग हैं जो जिनके पास जो है कच्चे मकान हैं, कौन लोग हैं उनके पास पक्के मकान हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, उसकी गिनती करा के हमको बता दीजिए। सर, कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं जो कहते हैं कि अगर जातीय जनगणना हुई तो जातियों का बंटवारा हो जाएगा, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये मुझे हंसी आती है उन लोगों के ऊपर, ये कहते हैं कि जातीय जनगणना होने से जातियों का बंटवारा होगा। अरे ये बताओ कि बंटवारा तो ऑलरेडी हो चुका है, हमें बंटवारा विरासत में मिला है। जो 6743 जातियों में इस बहुजन समाज को तोड़ा गया, जो एक था, एक को आपने 6743 जातियों में तोड़ दिया, टुकड़ों में तोड़ा, फिर उपजातियों में तोड़ा, फिर गोत्रों में तोड़ा, क्षेत्रों में तोड़ा, हैं, इतना सारा जगह तोड़ के आप कह रहे हो कि जातियों में टूट जाएगा। जातियों में कैसे टूट जाएगा? हमने तो ये कहा है कि आपने जो टुकड़े बांट दिए हैं समाज के, उसकी गिनती करवा दो, बस। हम ये कह रहे हैं, हम टकराव की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये तो सर, मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लगभग लागू कर दिया। अब ओबीसी का नारा है कि ओबीसी का नारा है 52 भाग हमारा। तो ओबीसी समाज क्या 27% आरक्षण में खुश है या 52% भाग के लिए भी अपनी लड़ाई जारी रखेगी? पहले तो जो 27% आरक्षण दिया है, दिया क्या है? हम तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा था वो उसको वापस लिया है हमने, दिया नहीं, वापस लिया है। लेकिन फिर भी हम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का इसके लिए हम और सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो ओबीसी की जो पिछड़ों की आवाज़ थी, जो ओबीसी महासभा के माध्यम से हम लोग उठा रहे थे, उस पर उन्होंने संज्ञान लिया है। और कुछ कोर्ट का भी जो क्लेरिफिकेशन आया, तो कोर्ट के माध्यम से, कुछ सरकार के माध्यम से, जैसे भी करके 27% मिला है, तो हम उस पर संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन सरकार को इसके लिए बधाई दे रहे हैं। और आगे हमारा जो लड़ाई है वो जाति जनगणना के लिए जारी रहेगी। और जो जनसंख्या के अनुपात में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर जो हमारा आंकड़ा है 52 क्यों, हम तो करें गिनती करवा दो। हम 51 निकले तो हमको 51 दे दो, 50 निकले तो 50 दे दो, 54 निकले तो 54 दे दो, 55 निकले तो 55 दे दो। और साथ ही साथ में जो जनेऊ आरक्षण हुआ है, उसका भी हम कहना चाहते हैं कि उनके साथ भी आप लोगों ने अन्याय किया है। हम लोग तो समता, मानवता, बंधुता विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो जनेऊ आरक्षण आपने जो 10% किया है, उनकी भी गिनती करवा दो। उनके साथ हो सकता है अन्याय हो रहा होगा, उनकी भी गिनती करवा दो। या तो 10% से हम करें 11% निकलता है तो उनको 11 दे दो, ठीक है? तो जनगणना करवाइए आप जी। सर, एक सवाल और है कि अभी हाल ही में मोदी सरकार ने अपने कैबिनेट का विस्तार करते हुए 27 पिछड़े वर्ग के लोगों को मंत्री बना दिया, और अभी 27% आरक्षण लागू भी कर दिया है, और नीट में भी आरक्षण लागू कर दिया। तो सर, जब सरकार इतना कुछ कर रही है तो फिर भी आप नाखुश क्यों हैं? नहीं, हम नाखुश नहीं हैं। नाखुश और खुश तो वो होता है जिसके पास कुछ होता है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, है ना? जो 27 जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, वो तो वैसे ही हो गया कि जब एससी और एसटी को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है विधानसभा और लोकसभा में, वो लोग आरक्षित सीटों से जीत के जाते हैं, सांसद विधायक बनते हैं, मंत्री भी बनते हैं, लगातार हर सरकार में बनते हैं। उनका ये तो पिछली बार उन्होंने कहा कि 27% आरक्षण, हमने आपके 27 मंत्री बना दिए हैं, तो पहली बार ये कोई एक आंकड़ा उन लोगों ने दिया है। लेकिन जो हमारी बात है, तो हमें ये सवाल उठा रहा हूँ, जब एससी और एसटी को वहाँ पर रिजर्वेशन है, उनके तो हर बार अनुपात में मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, तो फिर उनका भला हो गया क्या आज तक? क्या उन जो मंत्रियों, समाज के मंत्रियों ने एससी एसटी का भला किया है क्या? नहीं किया। तो जब ये पूना पैक्ट की औलादें जो है एससी एसटी का भला नहीं कर पाई, तो ये 27% हमारा क्या भला करें? वो हमारे प्रतिनिधि नहीं है, वो तो पार्टी के प्रतिनिधि हैं। हमारा स्पष्ट मत है, ये समाज के प्रतिनिधि नहीं है, ये पार्टी के प्रतिनिधि हैं। वो 27 नहीं बनाए, 28 बना दें, और ज़्यादा 29 बना दें, या इनको भी हटा दें, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व चाहिए, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। और अब चूँकि सारे विभाग इन लोगों ने ख़त्म कर दिए हैं, हर जगह प्राइवेटीकरण हो रहा है, तो प्राइवेटीकरण में भी हमको, प्राइवेट में भी हमारा जो है जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी हम लोग लेके रहेंगे, और यह हमारी लड़ाई है, और इसको हम अनवरत जारी रखेंगे। सर, एक सवाल और था कि अभी एनडीटीवी के पत्रकार है संकेत उपाध्याय, उन्होंने कहा कि आरक्षण तो केवल 10 साल के लिए है, तो इस टिप्पणी पर आपका क्या कहना है? पहली बात तो ये है कि ये जो है जो उन्होंने कहा है, तो मुझे लगता है उन्होंने जो है संविधान को पढ़ा नहीं है, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है।
कोई भी, ये मूल अधिकार है। संविधान क्या है? हमारा मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अधिकार कभी जो है 10 साल 5 साल के लिए नहीं होता है, ये तो जन्म सिद्ध होता है। कैसे कि ये जो मैंने कहा जनेऊ आरक्षण वाली बात, तो ये तो सिर्फ नौकरियों की बात रही है। आप इस देश के अंदर देखेंगे कि एक वर्ग है जो लगातार सदियों से जो है आरक्षण की मलाई खा रहा है, खा रहा है। आप लोग जानते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, का नाम तुम्हारा कथावाचकों में, सब जगह जहाँ भी पूजा पाठ में, सब जगह खा रहा है। एक दूसरा वर्ग है वो भी खा रहा है। कई लोग कहते हैं कि हमको रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है तो राजपूत रेजिमेंट कहाँ से आई? बिल्कुल, सेना के अंदर कहाँ से आई राजपूत रेजिमेंट, है ना? और कहाँ से जो है आप सेना में देखिए, सेना जैसी जगह पर तो देश की एक तरह से संवैधानिक तो है ही, साथ में देश की रक्षा भी करते हैं। उनको वो तो टोटल धर्मनिरपेक्ष हैं और टोटल जो है इन सब चीज़ों से दूर हैं। वहाँ पे जो है पुरोहित रखे जाते हैं, है ना? वहाँ पर दूसरी जाति का आदमी नहीं जाता है उस पोस्ट पर, है ना? राजपूत रेजिमेंट भी बना रखी है, वहाँ पर जाता है। तो ये 10 साल का 5 साल का ये कोई मामला है ही नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप जो है 10 साल 5 साल के लिए हमें रख रहे हैं, कोई बात नहीं, हम आपकी वो बात भी मान लेंगे कि 10 साल के लिए अभी तो नहीं है। मानवर बाबा साहब ने जो दिया है वो हमको जो है संवैधानिक अधिकार है और मूल अधिकार है। चूँकि 9वीं अनुसूची में SC ST का जुड़ा हुआ है, और जो 9वीं अनुसूची में जुड़ जाता है उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये गलत बात है। वो संकेत उपाध्याय जी ने अभी संविधान पढ़ा नहीं है, हम उसको सलाह देते हैं यदि वो वीडियो देखें तो वो संविधान को पहले पढ़ें और फिर बात करें। और जिसकी वो कहते भी हैं तो वो सिर्फ राजनीतिक जो रिजर्वेशन है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, उसके लिए कहा गया था और उसको ये लोग हर बार बढ़ा देते हैं। और हम तो ये मांग करते हैं, हो सकता है कुछ लोगों को अजीब लगे, मैं तो ये कहता हूं कि ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन पूना पैक्ट से मिला है। और पूना पैक्ट की जो औलादें हैं वो जो है समाज के लिए भला नहीं कर रहे हैं। वो भी मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं भी कह रहा हूँ 27% जो मंत्री 27 बनाए वो समाज के प्रतिनिधि नहीं, पार्टी के प्रतिनिधि हैं। ऐसे ही जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन से जो SC ST के जो लोग वहाँ जीत के जा रहे हैं, सांसद और विधायक, वो भी समाज के प्रतिनिधि नहीं हैं, वो पूना पैक्ट की औलादें हैं और पार्टी के प्रतिनिधि बन करके वो लोग वहाँ जा रहे हैं। इसलिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो हमें ये भी नहीं चाहिए, हम उसका भी विरोध करते हैं और 27 जो बनाए हैं इसका भी विरोध करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे रियल प्रतिनिधि, हमारा बोलता है, हमारी जो बात करता है वो वहाँ पर पहुँचना चाहिए। मान्यवर साहब कांसीराम जो OBC के नहीं थे, वो SC के थे, फिर भी हम उनको अपना मसीहा मानते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जो है OBC के नहीं थे, SC के थे, हम उनको मसीहा मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने हमारी आवाज़ को उठाया, हमारे हक अधिकार दिए, हमको जगाने का काम किया। BP सिंह ठाकुर थे, हम उनकी जयंती मनाते हैं हर साल। BP मंडल की हम लोग जयंती मनाते हैं, वो तो यादव थे, लेकिन हम उनकी जयंती मनाते हैं। कई पिछड़े वर्ग के लीडरों की हम जयंती नहीं मनाते क्योंकि हमने हमारे लिए कुछ नहीं किया। BP सिंह ने कैसे भी करके दिया, उनकी सरकार में मिला है, हम लोग जयंती मनाते हैं। BP सिंह की जयंती ये लोग नहीं मनाते जिनके समाज में पैदा हुए। तो इसलिए हम लोग विचारधारा वाले लोग हैं, हम लोग जाति और इनमें विश्वास नहीं करते हैं। ना जाति के प्रतिनिधि हमारे मंत्री बना करके कोई हमको जो गुमराह नहीं कर सकता है। जी सर, अंतिम सवाल था आपसे कि OBC महासभा अब जातीय जनगणना को लेकर क्या प्लानिंग बनाएंगे, क्या रणनीति? अभी इसकी व्यापक रणनीति तैयार हो गई है। दिल्ली में अभी 29 तारीख को हमारा राष्ट्रीय सेमिनार हुआ था, जहां पर जो है मंडल मसीहा पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव जी को हम लोगों ने सम्मानित किया था और उनने हमको आदेशित भी किया है और सुझाव भी दिया है। साथ ही वहां पर राज्यसभा सांसद जिन्होंने नीट रिजर्वेशन के लिए लड़ाई लड़ी थी, P विल्सन जो DMK से हैं, तो वो भी आए थे, और छगन भुजबल जी आए थे जो पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से हैं। बहुत सारे लोग थे, हार्दिक पटेल जी थे, और हमारे पूरी राष्ट्रीय कोर कमेटी थी, वहाँ पूरे सभी प्रदेशों के लोग थे। तो सभी ने एक मत से एक ही बात पर जोर दिया है कि हमको जो जाति जनगणना करवाना है। और सवाल ये उठता है कैसे करवाओगे? तो हम लोग सारे जनप्रतिनिधियों के पास जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, समाज के पास भी जा रहे हैं, सारी सरकारों के पास हम लोग जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारी पहले तो हम लोग आंदोलन के लिए लगातार कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं। हमने जो है सारे जनप्रतिनिधियों को पिछले 3 साल के अंदर ज्ञापन दिए हैं, और सैकड़ों ज्ञापन जो है जिला कलेक्ट्रेट के माध्यम से पूरे देश के अंदर सरकार के लिए गए हैं। तो लगातार हमारी मांग चल रही है उसको, तो वो हमारी जन जागृति का तो चलेगा ही। साथ में हमारा जो लास्ट जो कमिटमेंट है वो ये है कि यदि फिर भी जो है वो जाति का कॉलम नहीं जोड़ते हैं तो जनगणना का जो बहिष्कार किया जाएगा। हमारे पास जो भी जनगणना करने आएगा हम ये कहेंगे हमारा कॉलम कहाँ है, इसमें ये बताओ। यदि OBC का कॉलम नहीं होगा तो जनगणना का बहिष्कार होगा। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ OBC महासभा के राष्ट्रीय कैडर प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मण सिंह गुर्जर जी। तो आपने तमाम मुद्दों पर इनसे इनको सुना, और ये हम OBC महासभा के हक अधिकारों के लिए हमारी भी आवाज़ आप बुलंद करें। हमारा चैनल है द बहुजन टाइम्स, इसको भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।